Good morning, students. A few concepts of national income were left before we solve the numerical portion of this chapter. They are a normal resident. Normal resident is one who ordinarily resides in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country. He must be residing in a country for a period of 1 year or more. Normal residents may be individuals as well as institutions. Please don't get confused between citizens and residents of the country. They are two different terms. A person may be a citizen of a country, but he will be a resident where he lives. Citizenship is a legal concept, whereas residentship is an economic concept. For example, Indians working in US Embassy in India, he is a normal resident of India. इंडियन एम्प्लॉयड इन द ऑफिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हमारी कंट्री में लोकेटेड है तो नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे. इंडियन एम्बेसडर इन द यूके में है लेकिन हमारी इंडियन एम्बेसी है तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे. इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग अब्रॉड कुछ ही टाइम के लिए जाते हैं लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में है, दे विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट्स. ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक लोकेटेड इन इंग्लैंड, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होगी. अब नॉन रेजिडेंट कौन से हो सकते हैं देखिए. अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, हमारी एम्बेसी है यूएसए में लेकिन अमेरिकन्स वर्क कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट्स होंगे. फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया, हमारी कंट्री में है WHO लेकिन फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं तो दीज फॉरेनर्स विल बी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम यूके, हमारी कंट्री में है एम्बेसडर लेकिन यूके के हैं बिकॉज देयर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाई इन यूके सो दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन इंडिया, कुछ ही टाइम के लिए आए हैं वापस चले जाएंगे विद इन अ ईयर, दे विल बी द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. अफ्रीकन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, they will be considered as non-residents of India. Branch of an American bank located in India, it will be non-resident of our country. Now come to the domestic income. डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है. जो डोमेस्टिक इनकम है ये तो जो फैक्टर इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है, आपने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था 4 फैक्टर सर्विसेज हायर करके हम जनरेट करते हैं इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस. वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है नो मैटर वेदर जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. नेशनल इनकम क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड. अब जो 3 टर्म्स है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो आपके हर न्यूमेरिकल में नेशनल इनकम एस्टिमेशन के में यूज होंगे, उनको आप ध्यान से सुनिए. ये 3 टर्म्स है हमारी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कॉन्सेप्ट. ज़्यादा तो आपको ये तब समझ में आएगा जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में आपको समझा देती हूँ. डेप्रिसिएशन आपने फिर भी पढ़ा है पहले, as you have read that it is the fall in the value of fixed assets due to the normal wear and tear, passage of time and expected obsolescence. जैसे जैसे टाइम हमारा जाता चला जाएगा तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो घटती चली जाती है, जो घटती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. और जो डेप्रिसिएशन टर्म है ये हमेशा ग्रॉस को और नेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है. मतलब जब भी हम ग्रॉस को नेट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू माइनस हो जाएगी. अब ग्रॉस क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू हमारी तब होती है जब हम एज सुन एज वी गेट द प्रोडक्शन आउट ऑफ द प्रोडक्शन बाउंड्री, और जब तक ये मार्केट प्राइस में जाता है तो इस पर जो है ये वैल्यू लेस हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है. इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं. तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो ये हमारी नेट वैल्यू आ जाती है. सेकेंड टर्म है हमारी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की. इट इज यूज टू डिफरेंशिएट द मार्केट प्राइस एंड द फैक्टर कॉस्ट. अब मार्केट प्राइस वही है, जैसे हमारा प्रोडक्शन हुआ तो हम फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमने फैक्टर सर्विसेज यूज़ की थी तो सारी जो प्रोडक्शन है हमारी वो फैक्टर कॉस्ट पर है, वो हमारी फैक्टर कॉस्ट थी. आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जिस चीज़ को पे किया वो फैक्टर कॉस्ट है प्रोड्यूसर के लिए, और मार्केट तक जाते जाते मार्केट प्राइस बन जाती है तो उसमें से गवर्नमेंट और
हमसे बहुत सारे टैक्सेस लेती है। अब तो जीएसटी हो गया है, जिससे एक ही सिंगल टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बाकी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे बहुत सारे लगते हैं गुड्स पर, जब तक हम मार्केट में इसको बेचेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब भी हम सब्सिडीज लेस कर देते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाता है एनआईटी। तो एनआईटी जो टर्म है ये मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होती है। जब भी हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पर बन जाता है। जो थर्ड टर्म है वो हमारी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये वो इनकम होती है जो हम जो डिफरेंस है नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम का नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियंस है उनकी इनकम का। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस नॉन रेजिडेंट्स को पे कर रही है, उसके डिफरेंस को आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। एनएफआईए शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इसके 3 कंपोनेंट्स है। ये आपका नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी हो सकता है, मींस जो वेजेस एंड सैलरीज नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे आउटसाइड अर्न कर रहे हैं और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडियंस को हम पे कर रहे हैं, उसका जो डिफरेंस है वो नेट बन जाता है, नेट कंपनसेशन एम्प्लॉयज़। सेकेंडली, जो प्रॉपर्टी हमारी आउटसाइड भी हो सकती है और इंडिया में हो सकती है। तो जो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है अब्रॉड और इनसाइड इंडिया, उसका जो डिफरेंस है, क्योंकि अब्रॉड तो हमारे इंडियंस ने अर्न करी और हमारी गवर्नमेंट ने जो नॉन इंडियंस को पे की है प्रॉपर्टी की जो इनकम है, एंटरप्रेन्योरियल इनकम है, उसका जो डिफरेंस है दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी एनएफआईए का एक पार्ट है। थर्ड है हमारी रेजिडेंट कंपनीज हैं जो आउटसाइड काम कर रही हैं, वहाँ से अर्निंग कर रही हैं और नॉन रेजिडेंट कंपनीज को हम पे करें, उसका डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो ये जो नेट वर्ड जो आया है, इन तीनों को हम मिला दें, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, तो ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम से डिफ्रेंशिएट करता है। जब भी हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है, एंड वाइस वर्सा। जब भी नेशनल इनकम आपको गिवन है, डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लेस कर देंगे। जो ये एनएफआईए है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एनएफआईए हमेशा रिसीव्ड में से पेड लेस होती है। अगर हमारी रिसीव्ड इनकम ज़्यादा है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है वो ज़्यादा है, और हमने जो पे की है एनआरआईज़ को वो लेस है, तो ये पॉजिटिव होगी। और अगर एनआरआईज़ को पेड हमने ज़्यादा की है और रिसीव्ड इनकम हमारी कम है, तो ये रिसीव्ड इनकम हमारी कम है, तो ये नेगेटिव हो।